चलिए देखें हम लोग, अभी हम लोगों ने पढ़ा था जहाँ भी हम सीधे डायरेक्ट आते हैं कूलॉम्स लॉ से स्टार्ट करते हैं। कूलॉम्स लॉ जो है ये न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ कभी आपने पढ़ा होगा ना, न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ 9th भी पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा। इफ़ टू मासेस m1 एंड m2 आर सेपरेटेड आउट बाई अ डिस्टेंस स्मॉल r ना, then the gravitational force between the masses, between these two masses is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। आपने पढ़ा होगा। न्यूटन ने बताया था, न्यूटन साहब ने बताया था, क्या बताया था? उन्होंने कहा था कि अगर दो मासेस, दो बॉडी जिसमें मास हो, ठीक है, अगर वो एक दूसरे से r डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं, रखे गए हैं, तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है। वो रिपल्सिव फोर्स नहीं होता, केवल अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। रीज़न बता रखा था मैंने, आप बताएं। मास केवल वन टाइप का होता है, दैट इज़ द पॉजिटिव कैरेक्टर। मास निगेटिव नहीं होता ना, इसलिए मास की वजह से जो फोर्स लगेगा वो केवल एक टाइप का होगा, या तो पॉजिटिव हो या तो निगेटिव। लेकिन हम लोग देखते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू क्या है कि मास की वजह से जो फोर्स लगता है वो क्या है, पॉजिटिव इन नेचर है, इसलिए वो निगेटिव नहीं हो सकता। मैंने पूरा एकदम इसके बारे में डिफाइन किया। हाँ, या तो देखिए मास की वजह से जो भी फोर्स लगेगा वो या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, कोई एक। तो आप कह सकते हैं कि निगेटिव क्यों नहीं होता? तो बेटा निगेटिव इसलिए नहीं होता, प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि जो मासेस, अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, सभी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी ओर खींचता है। इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया, नीचे जा रहा है, ऊपर भी जा सकता था, बगल भी जा सकता था, कहीं और, लेकिन नीचे ही जा रहा है। तो मैंने पहले ही दिन बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में फिजिक्स के बारे में, क्या कि फिजिक्स इज़ द स्टडी अबाउट द नेचर। व्हाट इज़ द नेचर? नेचुरल फिनोमिनाज, ठीक है। तो जो नेचुरल फिनोमिनाज होती हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं हम, किसमें? फिजिक्स में। कैसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो हमने फाउंड किया कि जो ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ का, इसकी वजह से ये नीचे आ रहा है। तो ऐसा तो प्रैक्टिकली नहीं देखा गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ रिपेल करता हो, भगाता है दूर, ऐसा तो नहीं होता ना, केवल अट्रैक्ट करता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स लग रहा है अर्थ के थ्रू वो केवल अट्रैक्टिव इन नेचर है। अब बात की जाए कि वो किस वजह से लग रहा है, तो मास की वजह से लग रहा है। और मास कितने टाइप्स का होता है? केवल वन टाइप का। मास या तो पॉजिटिव होगा या तो ज़ीरो होगा, निगेटिव नहीं होगा, सही है ना। मास क्या है? अच्छा, कोई डेफिनेशन आप बताएं, मास क्या है? व्हाट इज़ द मास? मास इज़ द अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी कंटेन इन अ बॉडी। कोई बॉडी है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो जितने पार्टिकल से मिलकर के ये बना हुआ है, उन पार्टिकल की कितनी क्वांटिटी है, उसी को हम उसका मास कहते हैं। एंड इट इज़ कॉन्स्टेंट एवरीवेयर। मास कॉन्स्टेंट होता है, वेट कॉन्स्टेंट नहीं होता। पढ़ा होगा ना, वेट में तो mg होता है, g चेंज होता है एज द चेंज प्लेस टू प्लेस, जैसे जैसे प्लेस बदलता है g चेंज होता है, सही है ना। अच्छा, तो क्या है, न्यूटन ने कहा कि जो मास से होते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो बॉडीज़ के बीच में, वो क्या होता है? अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। और वो कितना होता है, कैसे डिपेंड करता है? अगर दो बॉडीज़, हैवी बॉडीज़ हैं, तो उनके भी पहले उनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स होता है इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के, मतलब मल्टीप्लाई के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड वही फोर्स क्या होता है? इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब आप बताइएगा, अगर ये मैग्नेट हो और ये भी मैग्नेट हो, या एनदर आयरन हो, कोई आयरन या एनदर मैग्नेट हो, अगर दोनों को पास ला रहे हैं, ये पास है, तो इनके बीच जो भी फोर्स लग रहा है, अगर हम कुछ और दूर कर दें तो इनके बीच लगने वाला फोर्स अब इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? पहले इतना पास में था, इसको हम और दूर कर दिए, तो इसके बीच लगने वाला अब जो लगने वाला फोर्स है वो पहले के कंपैरिजन में बढ़ गया होगा या घट गया होगा? इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? बस इतना बताइए। मैग्नेट के पास अगर हम आयरन को लाते हैं या दूसरे मैग्नेट को लाएंगे, ठीक है, ये आयरन है, ये मैग्नेट है, अगर इसको हम पास लाएंगे तो ज़्यादा तेज़ी से अट्रैक्ट करेगा, या दूर ले जाएंगे तो? पास लाएंगे तो ना, ठीक है ना, पास लाएंगे तो ज़्यादा तेज़ी से अट्रैक्ट करेगा, दूर ले जाएंगे तो कम। क्यों? डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा? लेकिन प्रैक्टिकली ये पाया गया कि ऐसा नहीं है, मतलब केवल ऐसे ही डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है।
या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी नहीं होता है, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। कैसे, अभी समझते हैं। अगर हम कह दें तो इन्होंने क्या कहा कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सेम यही चीज़, सेम इसी को बेसिस मान करके कूलॉम्ब ने अपना रूल दिया। क्या रूल दिया? चार्ज के लिए क्या दिया उन्होंने? तो इन्होंने कहा कि अगर दो चार्जेज हैं, एक चार्ज यहाँ एक चार्ज यहाँ, अगर इसको Q1 कह दें इसको Q2 कह दें, इनके बीच का सेपरेशन हम स्मॉल r कंसीडर कर लें, स्मॉल r कंसीडर कर लें। तो इन्होंने सेम इसी को अप्लाई किया यहाँ पे। कहा क्या कि इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा, कौन सा ये फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये कौन सा फोर्स था? ग्रेविटेशनल फोर्स था, ग्रेविटी के वजह से। तो इनको क्या कहते हैं? जी, Fg से दिखाते हैं, Fg, Gf नहीं, ओके ना। तो इधर तो Fg, और इसके ये जो फोर्स है किसकी वजह से लग रहा है? चार्ज की वजह से। और वो चार्ज कैसा है? रुके हुए हैं, मोशन नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो स्टैटिक होगा, दैट मीन्स रुका हुआ होगा, ठीक है। तो चार्ज जब रुके हुए हैं तब उनके बीच में ये फोर्स लगता है। तो ये फोर्स क्या है देखिए, तो ये इसको मैं अगर Fe लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक, कोई दिक्कत नहीं है। बुक में नहीं लिखा होगा या अगर लिखा भी हो तो पता नहीं, लेकिन अगर Fe लिखो तो कोई डाउट नहीं ना, हम Fe लिख दे रहे हैं। एक सेम ऐसे ही ये क्या था? मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ये क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। लीजिए, जैसे ये क्या था? ये लॉ था जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये जो था ये क्या कहता है? इसका स्टेटमेंट है, इसका स्टेटमेंट है बेटा, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two masses is directly proportional to the product of their masses, है ना, and their masses, and inversely proportional to the square of the distance between them। सही बेटा, ये पढ़ा हुआ है आपने। सेम इसी को इन्होंने अपना बेस बनाया और क्या कहा इन्होंने? बस देखिए क्या चेंज किया। ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह क्या कहें? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं कहेंगे, बस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, because of the electrostatic force can be attractive and negative, repulsive both in nature। attractive भी हो सकता है, repulsive भी होता है, depending on the nature of the charge। डिपेंड करता है कि चार्ज क्या है, दोनों सिमिलर चार्जेस हैं या अपोजिट चार्जेस हैं। अगर सिमिलर चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है, तो क्या होगा? रिपल्सिव इन नेचर, सही है ना। और अगर अपोजिट चार्जेस एक प्लस एक माइनस है तो अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। तो बस चलिए यहाँ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू मासेस जगह का है चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर, बोलिए, चार्जेस या चार्ज, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सही है, सेम वही चीज़ को बेस बनाया। तो अब यही मैंने लिखवा भी रखा है और यही बोल, ठीक है ना। तो ये आप लिखेंगे भी अगर तो यही चेंज करिएगा, ठीक है ना। बाय द वे ये है, मैंने लिखवा दिया। तो अगर आपको लिखना होगा तो अभी लिख भी लेंगे, ठीक है। तो अब बताइएगा, दैट इज, इतना लिखने के बाद दैट इज, इसी स्टेटमेंट को जो कूलॉम्ब ने अपना बेस मान करके यूज़ किया है इस फार्मूले को, दैट इज क्या है? यही यहाँ तक, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। बोलिए, मास की जगह पर अगर हम चार्ज कर दें तो क्या है? यही वाला रूल है, इतना हो गया ना। एंड अब बताइए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, बोलिए यही रूल है। अब दोनों को आपस में मर्ज करिए, इसको कह दीजिए इक्वेशन 1 एंड इसको फ्रॉम 1 एंड 2। बताइएगा
इधर एफ ई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ क्या कहते हैं Q1 Q2 और अपान में आ जाएगा R स्क्वायर। अब बताइए बेटा सही है ना, जहाँ नहीं समझ में आएगा आप तुरंत झंडा खड़ा कर दिए, यू हैव द राइट, ये आपका राइट है, ठीक है ना। इधर प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कांस्टेंट ऐड करते हैं, जीवन बीत गया पढ़ते पढ़ते भाई तब। तो एफ ई इज एफ ई और यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटा के क्या के, उन्होंने क्या ऐड किया था, इन्होंने क्या, हाँ इन्होंने ऐड किया था कैपिटल जी ना, कैपिटल जी M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर। और ये पता है ये क्या था नाम उसका, हाँ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हैविंग द वैल्यू 67 10⁻11 यूनिट न्यूटन, हाँ न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर बताया था ना, ठीक है। तो अब बताइएगा यहाँ से अगर मैं कहूँ कि कांस्टेंट जोड़ा तो के जोड़ा इन्होंने, ठीक है ना, कूलम्ब्स के जोड़ दिए, हम किए होते तो अनमोल ए जोड़ देते इधर। तो यहाँ हो गया Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। एक मिनट, ये क्या है, फोर्स है, कौनो फोर्स हो, ये टोटल का यूनिट तो न्यूटन ही होगा, फोर्स है इसलिए ना। अच्छा खैर सुनिए अब यहाँ आइएगा, ये लिखवा चुके थे ना इतना, हाँ तो आप लोग के पास भी होगा कि अभी लिखवा दो फिर से, नहीं ना। अगर लिखना होगा तो क्या कीजिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखना है बोल दो, लिख लीजिए। हाँ बस आप लीजिए, मैं बना ही देता हूँ इसको, अच्छा आप लीजिए ये लेकिन कौन है, कूलॉम्ब्स लॉ में लिखेंगे ना, कूलॉम्ब्स लॉ में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कूलॉम्ब्स लॉ। अब उसके बाद देखिएगा द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन, यहाँ लिखा हुआ है बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज एंड इनवर्स, ठीक है ओके। इसके बाद तुरंत आइएगा ऐसे लिखेगा दैट इज लिखिएगा और ये छाप दीजिएगा यहाँ तक, और ये फिगर बना लीजिएगा, थोड़ी खुशी हमें भी मिलेगी आपको भी मिल जाएगी, बना लीजिएगा ओके। अच्छा तो यहाँ तक आ गया। तो अब देखिए इसको तो आपने लिख दिया कि ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। सो यस आप बताइएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, नहीं बैठ जाइए। पता है मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है कि मैं मानता हूँ तकलीफ़ देना है तो मस्तिष्क को जितना दीजिए हम नहीं मना करेंगे, शरीर को मत दीजिए, बैठे रहिए आराम से दीजिए जवाब, ठीक है ना। हाँ मेरा मानना है, और मेरे क्लास में ही बस, नहीं दूसरे क्लास में अनडिसिप्लिन्ड माने जाएंगे, ठीक है ना, मेरा मानना है। अच्छा तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है हैविंग द वैल्यू 6.6, ठीक है। अच्छा अब यहाँ आइएगा के क्या है, क्या ये भी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, नहीं ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम चेंज होगा, जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी चेंज होगी, और इसका वैल्यू हम लोग फर्दर अपने हेल्प के लिए, फॉर आवर कन्वीनियंस, अपने सुविधा के लिए इस के को हम लोग इतना भी लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसी के को, ठीक है, इतना भी लिखते हैं। तो इतना हो गया आपका, देख लीजिए। हाँ तो एप्सिलॉन नॉट जो यहाँ पे k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ओके। अब इसका क्या मतलब, फ्री स्पेस मतलब जहाँ पे कुछ भी नहीं, नथिंग, वैक्यूम ना, तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। इसका मतलब क्या है, अगर किसी चार्ज को फ्री स्पेस में रखते हैं तो फ्री स्पेस में उसके अफेक्ट में आकर के कोई दूसरा चार्ज कितना ओरिएंटाइज्ड हो जाएगा। जैसे आपको पता होगा कोई मैग्नेट है तो मैग्नेट पे अगर आयरन को थोड़े टाइम के लिए रब कर दीजिए तो मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। हाँ मैग्नेट को, अगर एक चुंबक को, मैग्नेट को तो मैग्नेट में रगड़ दीजिएगा थोड़ा तो छोटे छोटे लोहे के टुकड़े को थोड़े टाइम तक के लिए खींचता है, वो उसको कहते हैं परमिएबिलिटी, क्योंकि मैग्नेट के लिए है ना, तो परमिएबिलिटी। और यहाँ क्या है, परमिटिविटी, ये चार्ज के लिए इसलिए,
तो परमिटिविटी, व्हाट इज द परमिटिविटी? परमिटिविटी इज द कैपेसिटी ऑफ चार्ज टू ओरिएंटाइजेशन इन फ्री स्पेस। किसी फ्री स्पेस में कोई चार्ज कितना ओरिएंटाइज्ड हो जाएगा, उसके लिए फ्री स्पेस। अब इसकी वैल्यू क्या होती है एप्सिलॉन नॉट की, वही कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमारा हेडिंग है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्या, एप्सिलॉन नॉट। ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये आपकी नेक्स्ट हेडिंग कॉपी में पड़ेगी। पहले प्रूफ कर लूँ, तो आप लिखेंगे वी हैव ऑलरेडी, हमारे पास ऑलरेडी क्या है बेटा कि k इक्वल टू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, एंड k का वैल्यू क्या है 9 × 9। तो यहाँ k की जगह रखिए। पहले एक काम करिए, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लाइएगा तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई k। एप्सिलॉन नॉट यहाँ चला गया, ये वहाँ चला गया, साइड ट्रांसफर। अब बताएं आप कि 1/4 पाई, 4 को 4 रखिए, पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14, तो 3.14 ओके, इनटू के का वैल्यू 9, बोली अभी लिखवाए थे 9 × 9। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एक बात बताइएगा, 1/4 पाई का क्या यूनिट होगा? इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट अगर लिखना पड़ेगा इसका एप्सिलॉन नॉट को, तो लिखना पड़ेगा ना। तो ये बताइए 1 क्या है, नंबर है ना, नंबर कोई यूनिट होता है क्या? नहीं होता भाई। तो 4 क्या है, 4 भी तो नंबर है, उसका भी यूनिट नहीं होगा। पाई क्या है, पाई भी तो नंबर है 22/7, वो भी, उसका भी कोई यूनिट नहीं होगा। तो यूनिट किसका होगा? k का। और k क्या है 1 है ना, मतलब कि k का जो यूनिट था वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल, उलट जाएगा ना। k क्या है 1 बाई है ना, तो k की यूनिट क्या थी बताइएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। तो उसको उल्टा कर दीजिए, आप बताइए। हाँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कूलम्ब स्क्वायर और अपॉन में न्यूटन, सही है ना। नेक्स्ट में आया तो बताइए, आया? देखिए k का यूनिट क्या था, k का यूनिट था बेटा, k का यूनिट था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो बताइए 1/k करेंगे तो रुकिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कहाँ, बोलिए। अब बताइए ये k के अपॉन में 1 है कि नहीं है? अगर हम इसको ऐसे रिसफलिंग करें, उल्टा कर रहे हैं, 1/k लिख रहे हैं, अगर इसको हम ऐसे लिखें, इसको उल्टा कर दे रहे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, तो ये भी ऐसे ही होगा। तो क्या आ जाएगा? अब बताइए बेटा, एकदम बिल्कुल। हम, मेरा मानना है अगर आपको नहीं आता है तो ठीक है, आपने प्रॉपर ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे क्लास में आप कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। मेरा मानना ये है कि आप पूछ करके थोड़े टाइम के लिए मेरा टाइम लेंगे ना, लेकिन बाद में जितना हम पढ़ाएंगे समझ में आएगा ना। कहीं बीच में ऐसा तो नहीं है कि नहीं ये नहीं समझ में आया था, बेस सही होना चाहिए, मेरा मानना है। तो इसलिए जो भी नहीं आएगा आपके एकदम राइट है। आप 9th 10th की भी कोई चीज़ नहीं पता है, तब भी अगर मेरे क्लास में अगर कोई डाउट है, यहाँ पढ़ाते समय आ रहा है कि सर ये कैसे हुआ, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, इधर अब बताइए एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करना है 1/, देखिए 4, इसको 36 लिख दे, क्या 36 लिख देना, तो ये हो जाएगा 3.14 × 36। और ये बताइए 10⁻9 है, ऊपर जाके ये ऊपर जाएगा तो 10⁻−9 हो जाएगा ना। 11th में तो पढ़े ही होंगे, और मेरे ख्याल से कि 11th पास भी होंगे। ठीक है, तब तो इधर तो सही है ना। और यूनिट यहाँ पे लिख देते हैं कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके बेटा, तो अब बताइएगा इसका मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए करते हैं। 3 देखिए एक काम करते हैं हम लोग, अब बड़ा थोड़ा सा टफ हमारे लिए काम होगा। क्या? इसका भी मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको एक में डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो अगर आपके पास, मतलब एक बात कर रहे हैं, ये पेपर में आ जाएगा तो क्या कहेंगे, सर जी इतना मल्टीप्लाई करें? कुछ नहीं, बता रहे हैं। इसको आप मल्टीप्लाई, जिनको डाउट हो वो करके चेक कर लें, मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इसका वैल्यू आता है 8.85 10⁻⁻12। कहेंगे ये क्या है, ये तो -9 है, 12 कैसे आया? कोई बात नहीं, फ़ोन है मैं बस आपको सिखा रहा हूँ कैसे, कि एग्ज़ाम में कैसे करना है। पता है एग्ज़ाम में क्या है कि अगर आ गया वैल्यू कुछ आ गया, अब एग्जामिनर अगर कह दिया कि कैसे इतना आया, गलत है, खुद करके चेक कर लो। हम लिख दिए ना, ये है सही, जिसको डाउट हो वो खुद करके चेक कर ले। कौन जाएगा उतना टाइम मल्टीप्लाई डिवाइड करने?
लेकिन मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ कि सच में कहाँ से आया है। ठीक है, फ़ोन निकालिए, निकालिए। इसका पहले मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आया। हम टाइम बचा रहे हैं और क्या क्या मल्टीप्लाई नहीं आता का कर ही लेंगे, लेकिन टाइम बचा रहे हैं। बताइए मल्टीप्लाई करिए, आज हो जाएगा 36 इंटू 3.14। इतना टाइम हम अपने से कर लेते हैं। हाँ कितना 113 क्या है 113.04। गुड। अभी इस ये आया अपॉन में 1 अपॉन आएगा ना बेटा, बोलिए ना 1 अपॉन आएगा। देखिए लीजिए मैं बना देता हूँ। ये आया 1 अपॉन 113.04 और ये 10⁻⁹ और ये जो है एज इट इज नीचे छाप दीजिए। अब बताइए 1 में डिवाइड करिए इतना का। हाँ 1 में डिवाइड करिए। इधर नहीं, जो भी आ रहा है बताइए। 0 पॉइंट, हाँ तो आना ही चाहिए, कम से कम 0.00 आना चाहिए, कम से कम 0.00 आना चाहिए। अब बताइए 0.00889 क्या है 88464। अब 1 मिनट छोड़िए, बस हमें ज़रूरत नहीं है, इतना लिख दिया। अरे 2 ही डिजिट तक, 2-3 डिजिट तक बहुत है। उसके बाद कितना है बेटा 10⁻⁻⁹ न्यूटन। अरे 1 मिनट, कूलॉम्ब स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। किसी को डाउट हो तो बताइए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। अब मुझे एक बात बताइएगा, आपने सिग्निफिकेंट फिगर 11 में पढ़ा होगा कि 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगता है। तो ई डेसिमल को अगर हम यहाँ लाएंगे ना, तो काम करेंगे क्या, इस डेसिमल को यहाँ लाएंगे तो एक को ये इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैसे मालूम है? नहीं, वो भी दिखा देते हैं। एक काम कीजिएगा, आपको बस समझाने के लिए बोल रहे हैं, वैसे तो आप 11 में पढ़े हैं, अगर नहीं मालूम है तब के लिए, क्योंकि हम बार बार ये यूज़ करेंगे तो आपको मालूम होना ही चाहिए। ठीक है ना। आपको मालूम है कि अगर मान लीजिए 5 है, अगर मैं इसमें 10 से डिवाइड करता हूँ तो ये 0.5 आएगा, 0.5 आएगा। यानी कि जब डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लगता है, उसके आगे पॉइंट लगता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट पीछे भागता है। सही है ना, सही है। तो एक काम कीजिएगा, अगर मैं कह दूँ कि इस पॉइंट को हमें कहाँ लाना है, यहाँ ना, तो बताइए कितना से मल्टीप्लाई कर दें, 1000 से। मल्टीप्लाई करने पर डिवाइड पीछे भागता है ना, अरे सॉरी डेसिमल पीछे भागता है ना। अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 0 जब जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 1 0 जाएगा तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, फिर 1 0 जाएगा तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, फिर 1 0 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा। सही है कहा। तो 1 मिनट बेटा, जितना का डिवाइड करेंगे उतना का मल्टीप्लाई, जितना का मल्टीप्लाई करेंगे उतना का डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो 1000 से डिवाइड भी करेंगे। तो एक काम कीजिए, बस आपके लिए दिखा दे रहे हैं, ये स्टेप मैं कट कर रहा हूँ, इतने आप बच्चे नहीं हैं, लेकिन अगर आपकी ज़रूरत है तो आप लिख लीजिएगा। 0.008846 जो भी है इंटू 10⁻⁹ है ना। अगर मैं इसमें 1000 से, ये 1000 है ना, 10⁻³ का मतलब क्या 1000 ना। सही है ना। अब जितना मल्टीप्लाई किए बेटा उतना का डिवाइड भी तो करना चाहिए, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ना। अब ये जो यूनिट है आप छाप लीजिएगा, क्या बार बार लिखवा रहे हैं मुझसे। ठीक है ना। अब बताइएगा यहाँ पे ये जो है ये कहाँ चला गया इस डेसिमल को यहाँ लाने में, तो बताइए क्या पड़ा 8.8। एक बात बताइए, ये 4 है, 4 के बाद अगर ये 4 से कम होता तो वहीं पे टर्मिनेट कर देते, लेकिन 4 के बाद 6 है या 5 है कुछ भी, तो उसको एक इंक्रीज करके टर्मिनेट कर देते हैं। ये 4 है, 4 के बाद एक ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है ना, तो उस 4 को 5 बना के छोड़ देते हैं। मालूम है ना, ऐसा लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम 5 लिख दिए इंटू बेटा। अब बताइएगा 10⁻⁹ बचा है, ई तो डेसिमल को यहाँ पहुँचाने में चला गया, और नीचे कौन बचा है 10⁻3, ऊपर जाएगा तो -10⁻⁻3 यूनिट अपना छाप लीजिएगा। अब बताइए 8.85 इंटू 10⁻⁻9 -3 कितना आ गया? बोलिए समझ आया कि नहीं आया? डिफरेंस बिटवीन, नेक्स्ट रीडिंग होगा हम लोग का डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। तो ज़रा बताएं आप, एक साइड हम ऐसे ही बस के लिख दे रहे हैं, एक तरफ जी लिख दे रहे हैं। ये पेपर में नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए।
सबसे पहले क्या लिखे हम लोग, ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, वाइल इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ना, इट इज नॉट यूनिवर्सल। के जो है यूनिवर्सल नहीं होता है, इसका वैल्यू चेंज होता है प्लेस टू प्लेस, मीडियम टू मीडियम, लेकिन इसकी वैल्यू हर जगह कांस्टेंट होती है, ठीक है, थ्रू आउट द होल यूनिवर्स। चाहे अर्थ पे रहिए, मून पे जाइए, जुपिटर पे जाइए, मार्स पे जाइए, अर्थ में गड्ढा खोद के बैठ जाइए, तब भी उसका वैल्यू वही रहेगा, ठीक है, जी का, लेकिन के का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, while capital G is universal, is a universe। अच्छा ये बताइए, is a या n? n गलत है, रीजन, हाँ सुनिए, ए आर्टिकल तब लगता है, ए मतलब एक है ना, सिंगल ना, जब इसका जिसके पहले आप लगा रहे अगर उसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन अगर वावेल है तब लगता है एन, अगर हिंदी प्रोनाउंसिएशन कंसोनेंट है तब नहीं लगता। जैसे इसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल, ये यू तो नहीं है, अ आ ई उ ए सब ना होता है वावेल हिंदी में ना, तो इसलिए यहाँ पर ए लगेगा। जैसे यूनिक है, यूनिक तो अयूनिक लगता है, एन यूनिक नहीं लगेगा। जैसे इसको द भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं ना, दी कब पढ़ते हैं, जब वावेल के पहले द लगता है तो उसको दी पढ़ते हैं। जैसे ओनर, ऑनर मतलब मालिक, इसके पहले लगा रहेगा द, तो इसका मतलब कि द नहीं दी ओनर पढ़ा जाएगा, ठीक है, याद रहेगा, ओके। नेक्स्ट, हैविंग इसका वैल्यू, इट्स वैल्यू 9 × 10⁻9, अरे क्या लिखती है, और यूनिट, हाँ न्यूटन, ये साथ में लिख दीजिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका वैल्यू 6.67 10⁻⁻, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अच्छा, और ये मीडियम डिपेंडेंट है, ये मीडियम इंडिपेंडेंट है ना, मीडियम डिपेंडेंट, इट इज़ मीडियम